गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एएलपी का सीट भी बढ़ चुका है, तो अब हमें और भी अधिक मेहनत करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको पता है एएलपी का सिलेबस तो आपको पता ही होगा, जिसमें हम लोग को बेसिक साइंस पढ़ना है। एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, बेसिक साइंस दोनों में कॉमन है। तो हम लोग आज अपना एक लेंगे सब्जेक्ट, कौन सा है, जो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री को आज से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और इसको हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर बांटते हुए क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री कहते हैं किसको है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कि आपने बचपन में साइंस पढ़ा होगा, बचपन में नहीं, आप साइंस पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 6, 7, ये सारे चीज़ों में आप पढ़े होंगे। तो साइंस में आपने मूलतः 3 चीज़ों को देखा होगा। 3 चीज़ क्या थे? तो आप फिजिक्स देखे होंगे, केमिस्ट्री देखे होंगे, और साथ ही साथ आपने बायोलॉजी भी देखा होगा। यहाँ पर एक साइंस का और भी आ जाता है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट भी हम लोग साइंस के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग साइंस में ही इसको क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण को। देखो, तो केमिस्ट्री जो है ये साइंस का एक हिस्सा है। केमिस्ट्री जो है किसका हिस्सा है? एक साइंस का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री विज्ञान का, किसका? विज्ञान का। केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, संरचना, उसके संगठन इत्यादि चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमने क्या कहा कि विज्ञान का वह शाखा, केमिस्ट्री विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु या पदार्थ के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, संगठन, संरचना, इन सारे चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि संरचना का अध्ययन करते हैं, संरचना का अध्ययन करते हैं, और हम अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया का, उसके संगठन का अध्ययन करते हैं, संगठन का, और उसके हम कह सकते हैं कि गुण धर्म का भी अध्ययन करते हैं। यानी किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ के गुण धर्म क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे चीज़ों का हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो आपने देखा कि मूलतः हम जो करते हैं किसी भी पदार्थ का केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, तो यही 4 चीज़ों का मूलतः अध्ययन करते हैं। संरचना के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, संगठन के बारे में, और उसके गुण धर्म के बारे में। देखिए, संरचना क्या होता है, उसकी आकृति की बात होती है। जैसे आप जानते हो कि हीरा जो होता है, तो हीरा किस वजह से चमक रहा है? अपनी आकृति की वजह से। उसके आकृति कुछ ना कुछ होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टागन होता है, या हेक्सागोनल होता है, क्यूबिकल होता है। इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, संरचना में करते हैं। ठीक है, कि उसकी संरचना कैसे है। उसके बाद यानी इसमें जब हम करते हैं कि आप देखोगे कि कार्बन का, हाइड्रोजन का, इन सारे चीज़ों का क्या होता है, बॉन्डिंग, ये सब जो पढ़ते हैं, तो उसमें संरचना का अध्ययन भी करते हैं। उसके बाद होता है अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है कि एक तत्व को दूसरे तत्व से रिएक्शन करा दो तो नया हमें पदार्थ मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। हाइड्रोजन को, सल्फ़र को, ऑक्सीजन को मिला दो तो हमें क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। हाइड्रोजन को क्लोरीन को मिला दो तो हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। तो ये सारे अभिक्रिया हैं। तो वो अभिक्रिया भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। किसी न किसी निश्चित अनुपात में ही तो मिलाकर हम अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, संगठन। संगठन क्या है कि उसकी मात्रा को हम किस अनुपात में मिला सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हाइड्रोजन को हम 10 ग्राम ले ले, ऑक्सीजन को 15 ग्राम ले ले और धर के मिला दिए, तो ऐसे तो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन वो हमारे काम लायक तो नहीं ना होगा। ठीक है, जैसे हम, आप देखो संगठन होता क्या है। संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन क्या होता है, जैसे 2 तत्व हम ले लेते हैं, एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम संयोग कराएंगे, क्या करेंगे, संयोग कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन का कुछ मात्रा होगा। कार्बन का क्या मात्रा होगा, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन का परमाणु भार
12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो इसको हम किस रेशियो में मिलाए हैं, तो आप कहोगे कि 3:4 के रेशियो में मिलाने पर हमें क्या मिला है, यानी अगर 3 ग्राम हम अगर ऑक्सीजन में 3 ग्राम अगर कार्बन मिला रहे हैं तो 4 ग्राम हमें क्या मिलाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा। और इस स्थिति में हमें क्या मिल जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, चल तो आगे बढ़े। ये सारे चीज़ आपको क्या हुए, क्लियर है? देखिए, अगर अब हम बात करें, ये तो हमारा संगठन हुए, यही चीज़ हमारा क्या कहलाए, संगठन। अब गुण धर्म क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ का अपना अपना टेंडेंसी होता है, अपना अपना गुण होता है, अपना अपना उसका क्या है गुण में हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की हैबिट होती है, टेंडेंसी होती है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सोडियम होता है, सोडियम पर +1 चार्ज है, क्लोरीन जो है उस पर -1 चार्ज है। तो देखो सोडियम एक जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये इसके क्या है, गुण धर्म है, इसके क्या है, गुण है कि वो त्याग करेगा और वो ग्रहण करेगा और मिलकर क्या बना लेगा, एक नया तत्व बना, नमक बना लेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का क्या हुआ, परिभाषा हुआ। ठीक है, चल अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो केमिस्ट्री के जनक किसे कहा गया, कौन सा देश है जिसको हम कहते हैं जन्मदाता। तो केमिस्ट्री का अगर जन्मदाता आपसे पूछा जाए, जन्मदाता अगर देश पूछा जाए कि जन्मदाता देश कौन सा है, तो आप किसको बताओगे, तो जन्मदाता देश आप मिस्र को बताओगे। ठीक है, यानी सबसे पहले मिस्र में ही केमिकल ये सब बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रचलित है, शब्द प्रचलित है कीमिया। मिस्र में एक शब्द प्रचलित है कीमिया, और कीमिया जो शब्द है वो आया है, अगर पूछा जाए कि ये शब्द कहाँ से आया, शब्द पूछा जाए कि ये शब्द आया कहाँ से है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो देखो कीमिया का अर्थ 2 होते हैं। ठीक है, हालांकि इसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपको 2 बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया। एक होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी, यानी एक का अर्थ होता है काली मिट्टी, और दूसरा जो अर्थ होता है इसी का अगर हम अर्थ एक और बताएं तो होता है सोना बनाने की कला, सोना बनाने की कला। ये लोग क्या इन लोगों का एक कल्पना था कि कांसा से या कॉपर से अलग अलग धातुओं से क्या बना दे, सोना बना दे या चांदी बना दे, इन लोगों का एक कल्पना था। तो ये कल्पना में लोग जीते थे, तो इस वजह से इनको सोना बनाने की इनमें होड़ लगी हुई थी। ठीक है, तो कीमिया शब्द का एक अर्थ क्या बन गया, सोना बनाने की कला। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये तो जन्मदाता देश है, ठीक है, कि केमिस्ट्री का जन्म वहाँ पर हुआ, केमिस्ट्री वहीं पर पहले फले फूले। उसके बाद अगर हम कहें कि इसके जनक कौन है, जनक कहने का मतलब है कि इसका पिता किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनियो लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेवोजियर साहब को बोला जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस का। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म उनका फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का एक शहर पड़ता है पेरिस, तो पेरिस शहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने ही, आखिर इन्हीं को केमिस्ट्री का जन्मदाता क्यों कहा गया, इसका वजह है इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन एक इनका जो सिद्धांत था वो बहुत ही फेमस हो गया। वो सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यही इनका सिद्धांत बहुत क्या हुआ, फेमस हुआ, जिस वजह से इनको क्या कहा जाने लगा, इनको पितामह कहा जाने लगा केमिस्ट्री का। लेकिन इन्होंने बहुत सारे दिया, हालांकि दहन का भी ये सिद्धांत दिया था कि इन्होंने ही बताया था कि कोई भी चीज़ है बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो नहीं जल सकता। तो दहन की भी प्रक्रिया के बारे में इन्होंने ही बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने बताया। आगे अगर हम बात करें कि जनक तो हो गया,
लेकिन भारतीय अगर विज्ञान का पूछा जाए, भारतीय रसायन शास्त्र का अगर पूछा जाए, तो भारतीय रसायन शास्त्र का जनक जो है वो किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पीसी रॉय को। किनको कहा जाता है? पीसी राय को। ये पीसी राय ही जो है जिन्होंने इनको क्या कहा गया, भारत में रसायन शास्त्र को बहुत ही आगे लेकर गया। ठीक है, आगे लेकर गया, इस वजह से इनको पीसी राय को क्या कहा गया? भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कहा गया, रसायन शास्त्र का जनक कहा गया। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। देखिए अब आता है इसमें, आप देखोगे कि केमिस्ट्री ससुरा हर जगह घुसा हुआ है। केमिस्ट्री जो है हर जगह घुसा हुआ है। फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्सों में मिल जाएगा, बायोलॉजी पढ़ोगे बायोलॉजी में मिल जाएगा, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, इन्वायरमेंट पढ़ोगे वो जो मिल जाएगा तुम्हें। तो इस वजह से इसे विज्ञान का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? विज्ञान का विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। नहीं। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्थ, कीमिया शब्द का अर्थ क्या है? तो काली मिट्टी या सोना बनाने की कला। इनके जनक पूछा जाता है कि केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। भारतीय रसायन शास्त्र का जनक पूछा जाए तो पीसी राय को कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री को कहा जाता है। केमिस्ट्री का जन्म कहाँ पर हुआ? तो केमिस्ट्री सबसे पहले कहाँ पर जन्म हुआ? मिस्र में जन्म हुआ। कीमिया शब्द कहाँ से आया है? तो फारसी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, क्योंकि ये फारस के ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये धीरे धीरे इन्होंने अपना क्या कर दिया, ये शब्द के धीरे धीरे क्या कर दिया, खोज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि हमने कहा कि इन सारे, अगर केमिस्ट्री का जन्मदाता पूछा जाए तो लेवोजियर है, भारतीय केमिस्ट्री का जन्मदाता पूछा जाए तो पीसी राय हैं। ये सारे चीज़ आप पॉइंट याद रखेंगे। अब हमने कहा कि केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में मूलतः हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और पदार्थों का कौन सा अध्ययन करते हैं? तो रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री यही तो था, परिभाषा क्या था कि एक विज्ञान का शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संरचना, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो हम मूलतः तो यही देख रहे हैं कि पदार्थ का ही अध्ययन हो रहा है। केमिस्ट्री में हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? पदार्थ का कर रहे हैं। तो हम पदार्थ को समझेंगे पहले। ठीक है, कि पदार्थ होता क्या है। देखिए पदार्थ जो है हम कहते किसको हैं? अगर आपसे एक बात कहा जाए कि क्या हम लोग पदार्थ हैं, तो हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम पदार्थ हैं, कोई भी वस्तु पदार्थ है? तो देखिए सिंपल सी एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी वस्तु जगह घेरता हो, क्या घेरता हो? जगह घेरता हो, यानी स्थान घेरता हो, और उसके कुछ ना कुछ भार हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ कहलाएगा। यानी जो स्थान घेरे, क्या घेरे? स्थान घेरता हो और उसका क्या हो? भार हो। स्थान घेरे और उसका क्या हो? भार हो। अगर ये दोनों चीज़ हैं तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थान घेरता है, भार है, तो पदार्थ है। लेकिन अब हमारे मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या दुनिया के सारे चीज़ पदार्थ हैं? तो दुनिया के सारे चीज़ पदार्थ नहीं हो सकते हैं। दुनिया के सारे चीज़ पदार्थ नहीं हैं। जैसे अगर हम कहें कि जितने सारे रेडिएशन हैं, जितने सारे रेडिएशन हैं, रेडिएशन कभी भी, रेडिएशन कह कर हम कह सकते हैं कि या तो आप रे कह दो, किरण कह दो, ये सभी पदार्थ नहीं हैं। ये क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि क्या अल्फ़ा रे पदार्थ है, तो नहीं है। गामा रे पदार्थ है, नहीं है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सभी पदार्थ नहीं है। या हम कह सकते हैं कि लाइट है, क्या? लाइट भी हमारा पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि लाइट ना तो स्पेस घेरता है और ना ही उसका वजन है कुछ भी। ठीक है, तो लाइट भी पदार्थ नहीं है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये जितने सारे किरण हैं, अल्ट्रावायलेट किरण हो गया, ये सारे क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। बात क्लियर है? देखिए तो पदार्थ है क्या? पदार्थ है क्या? देखो अगर हम कहें कि जैसे
ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है। ये बॉक्स को हमने हवा में लटकाया हुआ है, इस बॉक्स को हमने हवा में क्या करके रखा है, लटका के रखा है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने दूर है इसके कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस घेरे हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या है, वजन है, ये वजन है। और इसका कुछ ना कुछ आप देख रहे हो कि आकार है, कुछ ना कुछ क्या है, आकार है। और ये आकार कैसा है, हम कह सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में होगा या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम इसको हवा में लटका कर रखे हैं तो ये इतने दूर कुछ ना कुछ जगह घेर के रखे हुए, इतना दूर क्या घेर के रखा है, जगह घेर कर रखा है। अब इतना दूर अगर जगह घेर कर रखा है तो हम कह सकते हैं कि इतने दूर में बाकी और भी कोई चीज़ नहीं हो सकते, इतना दूर में क्या और भी कोई चीज़ है, तो आप कहोगे नहीं है। आपके मन में लग रहा होगा कि हवा है, हवा भी यहाँ मौजूद नहीं है, जितना दूर में ये है उतना दूर में ये हवा भी मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पदार्थ है। हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, क्या ये मार्कर पदार्थ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी हवा में कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए, इसका भी कुछ ना कुछ 5 ग्राम 10 ग्राम इसका वजन है, तो ये भी क्या है, आपका पदार्थ है। तो पदार्थ आपको समझ में आए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप मूलतः पदार्थ का ही अध्ययन कर रहे हो, किसका अध्ययन कर रहे हो, पदार्थ का। तो पदार्थ का अध्ययन कर रहे हो तो पदार्थ का हमें क्लासिफिकेशन भी करना होगा, पदार्थ का हमें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन भी करना होगा, यानी वर्गीकरण करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि जब हम वर्गीकरण कर लेते हैं किसी भी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, आसानी से उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आपका घर कहाँ है, तो आप सीधे कहोगे भारत में। अब भारत तो बहुत छोटा है, देश तो है नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है। तो भारत में आपको ढूंढा कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे सर भारत में, आप बिहार में आ जाओ। तो फिर भी हमारे मन में सवाल हो कि बिहार भी तो छोटा नहीं है, बिहार भी तो छोटा नहीं है। तो बिहार से कहोगे कि सर, हम पूछेंगे कि बिहार में कहाँ हो, हम कैसे पता करें, पूरा बिहार तो भ्रमण नहीं करेंगे तुम्हें ढूंढने के लिए। तो आप कहोगे कि बिहार को छोड़कर बिहार में जो है, बिहार में आप आ जाओ बिहटा में। आप कहाँ कहोगे, बिहटा में, यानी आपका घर मान लेते हैं कि बिहटा में है, तो आप कहोगे कि बिहटा में आ जाओ। तो बिहटा में पहुँची। अब बिहटा भी तो छोटा नहीं होगा, अब बिहटा भी छोटा नहीं है तो हमें और लोकेशन चाहिए। तो और लोकेशन हमें दिया गया है कि सर आप यहाँ पर आ जाओ। जैसे मान लेते हैं कि कोई गांव का नाम ले लेते हैं, ठीक है, कोई गांव का नाम लेते हैं, जैसे हमने नाम लिया अपना गांव का नाम, ठीक है, जैसे देवकली हमारा गांव का नाम है, तो हमने कहा कि देवकली में आ जाइए। तो देवकली में भी तो छोटा नहीं होगा, देवकली में आप सबसे पूछते हुए तो ऐसे नहीं चलेंगे। तो देवकली में आप एग्जैक्ट क्या कर दोगे, लोकेशन बता दोगे। हम कहेंगे कि लोकेशन है तुम यहाँ पर आ जाओ, हम कहेंगे कि बालचंद्र पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर आ जाइए और किसी से पूछ लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, हमारा पता मिल जाएगा। तो ये हमने क्या किया, अपने अनुसार, सहूलियत के अनुसार इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। अपने किसका, हमने अपने जो भी हमारा स्थान है, यानी रहने का जो हमारा निवास स्थान है, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, यानी बड़ा से छोटा करते करते हमने अपने स्थान तक पहुंच गया। उसी तरीक़ा से पदार्थ को भी पढ़ने के लिए, पदार्थ का भी अध्ययन करने के लिए इसको भागों में बांटा गया। क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया, और अलग अलग भागों को बांटते बांटते एकदम छोटा से छोटा ले लिया गया, ताकि पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि पदार्थ को जो बांटा गया, इसको पहले हमने कहा कि इसको 2 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में बांटा जाए, 2 भागों में। तो एक भाग को हमने बांट दिया किस आधार पर, इधर दिख रहे हैं, हाँ, एक भाग को हमने बांटा भौतिक आधार पर। किस आधार पर, भौतिक आधार पर हमने पदार्थ को बांट दिया। और दूसरा जो हमने बांटा, दूसरा हमने रासायनिक आधार पर बांट दिया। एक को हमने बांटा भौतिक आधार पर और एक को हमने बांटा रासायनिक आधार पर। यानी पदार्थ को हमने सबसे पहले 2 भागों में बांट दिया कि हम नहीं भाई, हम तो एक का अध्ययन करेंगे भौतिक आधार पर, एक का अध्ययन करेंगे रासायनिक आधार पर, हमारी मर्जी। लोगों ने बांट दिया, ठीक है। तो लोगों ने बांटा, तो अब कहा कि ठीक है भौतिक आधार पर तो हम बांट दिए, अब भौतिक आधार पर भी तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या है। तो भौतिक आधार पर बांटने का बांटा गया पदार्थ को 5 भागों में। पहले 5 भाग नहीं थे, पहले तो 3 ही भागों में बांटा गया था, फिर धीरे धीरे चौथी अवस्था भी आई, फिर 5वीं अवस्था भी आई, ठीक है। तो पहला जो अवस्था था उसने कहा
कि ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। उसके बाद कहा गया है कि ठोस के बाद द्रव आया। कौन सा आया? द्रव। उसके बाद आया गैस। उसके बाद आया प्लाज्मा। और उसके बाद आया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ को भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा था? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको कहा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को BEC भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? BEC। ठीक है, चलिए। अब उधर भौतिक आधार पर तो लोगों ने बांट दिया, ठीक है। तो अब बारी आई किसकी? रासायनिक आधार को बांटने का। तो रासायनिक आधार को भी बांटने का प्रयास किया गया। इसको भी बांटा गया 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया। एक को बांटा गया किस में? तो एक को बांटा गया कि शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो एक को कहा कि अशुद्ध है, यानी पदार्थ जो हो सकते हैं वो शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है। अशुद्ध कहने का मतलब था उनका कि मिश्रण है। वो क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि शुद्ध और अशुद्ध तो हमने बांट दिया, क्या इसको और भी बांटे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, लोगों ने धीरे धीरे इसको और भी बांटा। और क्या बांटा? तो शुद्ध को भी बांट दिया 2 भागों में। अब वो 2 भाग क्या है? तो एक को कहा कि एक तत्व कहलाएगा, तो दूसरा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यानी एक को बांटा तत्व में और दूसरा भाग ला दिया क्या? यौगिक ला दिया। अब यहाँ भी देखा गया कि क्या तत्व को भी विभाजित किया जा सकता है? तो कहा गया कि हाँ, विभाजित किए जा सकते हैं। तो इसको भी विभाजित किया गया। इसको भी विभाजित किया गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक को कहा गया धातु, एक को कहा गया धातु, दूसरे को कहा गया अधातु, और तीसरे को कहा गया उपधातु। उपधातु। ठीक है। तो तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 भागों में। उसके बाद आया यौगिक। तो यौगिक को भी 2 भागों में लोगों ने बांट दिया। एक को कहा कि कार्बनिक होगा, एक क्या कहा? कि कार्बनिक होगा, और दूसरे को कहा कि अकार्बनिक होगा। एक को कहा कार्बनिक तो दूसरे को कहा अकार्बनिक। ठीक है, बात क्लियर है? तो इधर शुद्ध को बांट दिया गया। अब कहा गया कि अब इसको हम लोग नहीं बांट सकते। तो फिर इधर आया कि मिश्रण को आपने जो बांटा है, क्या इसको भी हम बांट सकते हैं? तो इसको भी कहा गया कि हाँ, बांट सकते हैं। तो एक को कहा गया कि आप क्या कर दो? समांग कर दो, और दूसरा कहा कि विसमांग कर दो। और इस तरीका से क्लासिफिकेशन को क्या किया गया? पूरा किया गया। यानी पदार्थ का जो वर्गीकरण था उसको क्या किया गया? पूरा किया गया। पदार्थ को हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। स्पेलिंग गलत हो सकता है, स्पेलिंग पर जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए। ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड, द्रव को लिक्विड, गैस को गैस ही बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को वही बोलेंगे। ठीक है। इधर से तत्व को एलिमेंट बोलते हैं। तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और यौगिक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। मिश्रण को पता है मिक्सचर कहते हैं। धातु को हम लोग मेटल कहते हैं, धातु को मेटल कहते हैं। अधातु को नॉन मेटल, और उपधातु को मेटेलॉइड बोलते हैं। कार्बनिक को कार्बन ही बोलते हैं, कार्बनिक ही। ऑर्गेनिक बोलते हैं, कार्बनिक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक लिख लीजिए, ऑर्गेनिक। और इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो कार्बनिक को, इस यौगिक को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ठीक है।
तो पहले आप क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखें। पहला हमने पदार्थ को कितने भागों बांटा, 2 भागों में। पहला क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और दूसरा रासायनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। रासायनिक प्रॉपर्टीज हमने बताया, रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, उसके केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना हो गया, ठीक है, उसके आयन के बारे में पढ़ना हो गया, ये सारे किस में है, केमिकल बॉन्डिंग। फिजिकल बॉन्डिंग क्या हो गया, जिसमें हम इलास्टिसिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, डेंसिटी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सारे अध्ययन किस में कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। देखिए, तो भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर हमने 2 भागों में बांट दिया। भौतिक आधार को हमने जब बांटा तो उसमें हमने 5 हिस्सा किया। कितने हिस्से किए, 5 हिस्सा। पहला किया ठोस लाव, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस-आइंस्टीन। उसके बाद हमने इधर से अशुद्ध बांटा और एक शुद्ध बांटा। शुद्ध को भी 2 भागों में बांटे, तत्व और एक यौगिक। तत्व को बांटे 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को बांटे 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। उधर अशुद्ध को भी बांटे समांग और विषमांग में। तो यहाँ आकर हमारा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, शुरू हो गया। यानी जिस तरीक़ा से हम अपने घर का एड्रेस कम से कम ला रहे थे, ठीक है, ऊपरी लेवल से क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने घर तक पहुँचे, उसी तरीक़ा से हमने पदार्थ को भी क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन करके सभी को क्या किया, बांट दिया। ठीक है, अब हम लोग इसके क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, भौतिक आधार पर कैसे पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। चलिए इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भौतिक आधार पर सबसे पहला जो हमारी अवस्था आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहली जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, ठोस वाली अवस्था है। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ठोस किसको कहेंगे, देखिए, अगर कोई वस्तु जिसकी आकार फिक्स हो, जिसकी आकार क्या हो, फिक्स हो, और उसके आयतन भी फिक्स हो, आकार और आयतन दोनों क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उसको हम ठोस कहेंगे। जैसे अभी हमने एक बॉक्स लिया था, इस बॉक्स के आकार फिक्स है। हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, हम बात करते हैं किस टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। यानी जब तक कि इस पर एक्सटर्नल हम हीट ना देंगे तब तक इसकी आकृति चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम बात किस पे कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हम लोग जी रहे हैं। तो देखिए, इस बॉक्स का क्या है, कुछ ना कुछ आकृति है। आकृति क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसकी कुछ ना कुछ आकृति है। क्या इसकी आकृति चेंज होगा, क्या नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी आकृति चेंज होगा। आप कहीं भी ले जाओ, आप इसको कहीं भी ले जाओ, आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं रखी होती हैं, क्या गर्मी के मौसम में उसकी आकृति चेंज होती है, तो आप कहोगे नहीं होती है। क्या उसकी ठंडी के मौसम में आकृति चेंज होती है, नहीं होती है। बरसात के दिनों में आकृति चेंज होती है, नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉक्स का भी आकृति चेंज नहीं होगा। इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, आयतन होंगे, और जितना आयतन होगा उतना ही ये चीज़ों को विस्थापित करेगा। जितना आयतन होगा यानी जितना इसका भार होगा उतना ही भार ये क्या करेगा, विस्थापित करेगा कोई किसी भी चीज़ को। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आयतन जो होता है, इसका आयतन और आकृति, आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, तो दोनों फिक्स होते हैं। दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, यानी वो बदलने वाला नहीं है। इसको कहीं भी ले जाकर रखिए, अगर ये 10 ग्राम का है तो ये 10 ग्राम ही स्थान को घेरेगा, इससे ज़्यादा स्थान नहीं घेरेगा। अगर ये 20 ग्राम का है तो 20 ग्राम ही स्थान घेरेगा, उससे ज़्यादा का स्थान नहीं घेरने वाला है। बात क्लियर है। चल, अगला पॉइंट अगर हम कहें कि ठोस की और पहचान क्या हो सकता है, तो देखिए, ठोस की और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो कण हैं वो काफ़ी पास होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं, पास, यानी काफ़ी
नज़दीक होता है, यानी इसके जो कण है वो काफ़ी क्या है, नज़दीक है। नज़दीक है तो हम कह सकते हैं कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो होगा, कौन सा बल, आकर्षण बल जो होगा वो ज़्यादा होगा। आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आकर्षण बल ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इसके कणों की गति जो होगा वो कम होगा। बात समझ रहे हैं आप? देखो समझो हमारी बात को कि आप भीड़ में जाते हो, भीड़ जो होता है उसको क्या करो, भीड़ में आप जाते हो तो देखते हो कि आदमी पास पास होता है, आदमी क्या होता है, पास पास। जब आदमी करीब करीब होते हैं तो आपको चलने में परेशानी होता है, आपको चलने में क्या होता है, परेशानी होता है। चलने में अगर परेशानी हो रहा है तो आप तेज़ी से दौड़ नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे तो आपका गति तेज होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल अधिक है। आकर्षण बल क्या है, अधिक है। तो आकर्षण बल अगर अधिक है कणों के बीच तो गति कम करेगा। गति क्या करेगा, कम करेगा। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयतन फिक्स हो गया, आकृति फिक्स हो गया, कण उसके काफ़ी नज़दीक होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है और गति क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है? अच्छा, क्या हम इसकी आकृति को चेंज करेंगे? अगर हम इसको कहें कि कंप्रेस करना है, इसको हम क्या कहें, कंप्रेस, यानी संपीड़ित करना है, तो इसको संपीड़ित उतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा इसको संपीड़ित नहीं। अब कहोगे कि सर इसको तो कर सकते हैं, आराम से इस पर बल लगाएंगे। ये बाबू खोखला है, ये क्या है, खोखला है। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। अब ज़रा इसको कहेंगे कि इसको ज़रा करके दिखाओ हमें, नानी दादी सब याद आ जाएगा। इसको जो है, इसको दबाओ तो हाथ से होगा, नहीं होगा, वो खोखला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठोस वाले पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? तो ठोस का संपीड़न भी क्या होगा, कम होगा। ठोस का संपीड़न भी क्या होगा, कम होगा। संपीड़न जो होगा वो क्या होंगे, कम होंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सारे चीज़ आगे चल के आपको पता करना होगा, ठीक है, जब हम पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए ठोस वाले पॉइंट क्लियर हो। जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठोस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके कण काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं। चलिए हम जिसको पढ़ाते जाएंगे उसको मिटाते भी जाएंगे, वो आपकी ड्यूटी है कि आप नोट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, नोट क्या करना है, बार बार वीडियो देखो ना यार। ठीक है, वीडियो देखो, तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम 1 घंटा लाल पियर हरियर कलम से लिखते रहो और फिर नोट करते रहो। ठीक है, एक बार नोट करेगा, एक बार पढ़ेगा बेवकूफ़ की तरह। आराम से वीडियो देखो, पढ़ते रहो, टेबल पर बैठ के देखना, तकिया लगा के सूत के मत देखना। चलो अब आते हैं द्रव पर। ठीक है, कि द्रव हम किसको समझेंगे। देखो द्रव का मतलब होता है तरल, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य हम बोलते हैं पदार्थ को, द्रव्य किसको बोलते हैं, पदार्थ को। देखो द्रव्य और द्रव में अंतर क्या है पहले समझो। देखो द्रव्य होता है कि किसी पदार्थ को बनाने में जो मात्रा खर्च हुआ है, किसी पदार्थ को बनाने में जो मात्रा लगा है उसको हम द्रव्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। जैसे इसको बनाने में कुछ प्लास्टिक का मात्रा लगा होगा, कुछ इसमें स्पंजी लगे हुए उसका मात्रा खर्च हुआ, कुछ इंक का मात्रा खर्च हुआ होगा, तो ये सब द्रव्य है, ये सब क्या है, द्रव्य है। लेकिन हम बात कर रहे हैं द्रव की, तो द्रव होता क्या, तरल पदार्थ। द्रव का मतलब क्या है, तरल पदार्थ, यानी जो लिक्विड हो, जो क्या हो, लिक्विड हो। द्रव्य लिक्विड नहीं होता है, सारे द्रव्य लिक्विड नहीं होते। द्रव्य लिक्विड है, सारे द्रव्य लिक्विड नहीं है, लेकिन कुछ लिक्विड, सारे लिक्विड द्रव्य होते हैं। सारे लिक्विड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, द्रव्य है, यानी मैटर है, यानी मैटर के अंतर्गत क्या है, आपका लिक्विड है। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। चलिए कुछ कुछ पॉइंट जो होता है वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और हम आपको समझ रहे हैं कि आप वैसा ही हैं, बचपन में पढ़े नहीं होंगे। चलिए, या आपको पढ़ाने वाले भी नहीं मिले होंगे, इस वजह से समस्या तो होगा। देखिए द्रव जो है, द्रव किसको कहेंगे, इसके आयतन फिक्स होंगे। आयतन क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन इसकी हम आकार की बात करें तो आकार फिक्स नहीं होगा, आकार फिक्स नहीं होगा। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है कि आयतन फिक्स हो जाए और आकार फिक्स ना हो। समझो हमारी बात, अब देखना, आप प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है, आप 1 लीटर दूध ले लेना या 1 लीटर पानी ले लेना। ठीक है, 1 लीटर पानी जितना जगह घेरना होगा, ठीक है,
वो 1 लीटर के बराबर ही घेरेगा। अब चाहे तुम कढ़ाई में डालो, चाहे तुम लोटा में डालो, या चाहे थाली में डालो, जहाँ मर्जी तुम डालो, 1 लीटर से ज़्यादा वो स्थान नहीं घेरेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम डाल रहे हैं तो 1 लीटर अगर इतना आ रहा है, 1 लीटर अगर इतना आ रहा है, मान लेते हैं कि ये 2 लीटर की है। ठीक है। तो 1 लीटर अगर आधा भर रहा है, ठीक है, तो 5 लीटर वाला भी बर्तन लेंगे ना, या इस तरीका का भी बर्तन ले रहे हैं, तो वो 1 लीटर के बराबर ही जगह छेकेगा। अब हो सकता है 1 लीटर इतना ही में आ जाए। बात समझ रहे हो? यानी जब भी ये स्थान घेरेगा वो 1 लीटर के बराबर ही घेरेगा। इस वजह से इसके आयतन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी आकार क्यों फिक्स नहीं है, तो आप देखो आकार खुद फिक्स इसका नहीं है। यहाँ पर देखो सिलेंडर में डाले तो सिलेंडर जैसा हो जा रहा है, इसको स्क्वायर फॉर्म में डाले स्क्वायर जैसा हो जा रहा है। आप किसी भी बर्तन में डालो, थाली में डालोगे थाली जैसा आकार धर लेगा, लोटा में डालोगे लोटा जैसा आकार धर लेगा। आप किसी भी चीज़ में डालोगे उसी का आकार ये क्या कर लेगा? धारण कर लेगा। इस वजह से इसका आकार फिक्स नहीं होता है। यानी बहुरूपिया है, ये क्या है? बहुरूपिया है। बहुरूपिया का देखे हो ना, बहुरूपिया क्या करता है? दूसरे का भेष पकड़ते रहता है, ये वही है। चलिए आगे बढ़े हम। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि आयतन फिक्स नहीं होगा, आयतन फिक्स होगा, आकार फिक्स नहीं होगा। इसके जो कण होंगे, कण जो होंगे दूर दूर होंगे। क्या होंगे? कणों के बीच की जो दूरी होगी, कणों के बीच की जो दूरी होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा क्या होगा? ज़्यादा। थोड़ा ज़्यादा कहने का मतलब कि ठोस की तुलना में ज़्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है। अगर ज़्यादा दूर दूर होंगे तो ये क्या होगा? इनके आकर्षण जो बल होंगे, कणों के जो आकर्षण बल होंगे, आकर्षण जो बल होगा वो क्या होगा? थोड़ा कम होगा। थोड़ा क्या होगा? कम। देखो कणों के बीच की दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। कणों के बीच की दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। तो आकर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। अब आकर्षण बल कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि इनके कण जो है गति तेजी से करेंगे। कण क्या करेंगे? तेजी से गति करेंगे। पानी डाल के आप देख लेना फर्श पर कितना तेजी से गति कर लेता है। लेकिन वही देखो मिट्टी डाल के देखो, मिट्टी क्या करता है? नहीं कर पाता है। तो आयतन फिक्स है, आकार फिक्स नहीं है। कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है ठोस की तुलना में। आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होगा। गति, आकर्षण बल यानी गति इसका क्या होगा? ठोस की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ये क्या है? द्रव की पहचान है। बात क्लियर हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्रव में आप कुछ भी ले लो, दूध ले लो, मट्ठा ले लो, जो भी लेना है ले लो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते हुए चलना होगा तो नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। बाकी आप एक बार ध्यान से पढ़िए, हम सारी चीज़ आपको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए अगर हम अब बात करें गैस का, तो गैस क्या है? देखो गैस जो होता है इसके आयतन और आकार, आयतन और आकार ये दोनों में से दोनों ससुरा का फिक्स नहीं होता है। ये दोनों में से दोनों का ये फिक्स नहीं होता है। यानी ना तो इसका आकार फिक्स होगा और ना ही इसका आयतन फिक्स होगा। ये चुट्टा का हरकतें ऐसा है। ये हरकत क्या है? सब चीज़ चाहता है कि हमरा हो जाए। सब चीज़ क्या चाहता है? कि हमरा हो जाए। हमरा क्या हो जाए? अब देखो जैसे आप ये 1 लीटर का क्या है? कोई ड्रम है। ठीक है। तो 1 लीटर का ड्रम है, इसमें हम चाह रहे हैं कि 1 लीटर भरा रहे। तो गैस के कण 1 लीटर इसमें होंगे। गैस इसमें 1 लीटर भर गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसको 5 लीटर वाले सिलेंडर में डाल देते हैं। तो 5 लीटर वाला सिलेंडर में, जार में अगर हम डाल रहे हैं, ये चुट्टा क्या करेगा? ये 1 लीटर जगह नहीं छेकेगा। इसको छेकना चाहिए था 1 लीटर के बराबर ही जगह। ठीक है। लेकिन ये चुट्टा क्या कर रहा है? ये पूरा के पूरा हथेले ये कह रहा है कि ना सब हमर हो लो, सब हमर हो लो, दूसरा के ना हो तो। अच्छा इसको अगर और बड़ा में डालिएगा, और अगर बड़ा में डालिएगा, बड़ा डालिए, चरखुट डालिए, जितना बड़ा में डालिएगा ना, ये चुट्टा क्या करेगा? इस सब में भर जाएगा। ये कहेगा हम आओ फैल के। जैसे देखे हैं ट्रेन पर तो आप हरकत किए होंगे, पहले क्या होता है?
भैया बैठने दीजिए, बैठ गए, भैया थोड़ा खसकिए और बैठने में नहीं बन रहा है, फिर खसका दिए तो भैया थोड़ा सा और उधर चलिए, उधर चलते चलते पता चलता है जिसका सीट है होकरे बाहर कर दिए, है या नहीं है। तो ये बिल्कुल आपके वाला लक्षण है इसमें, ये जो है रेल यात्री वाला ही लक्षण है गैसवा को। तो ये बात समझे या नहीं समझे, समझ गए, क्लियर है। चलिए, तो इसके ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन। अब इसको आयतन तो क्लियर हो गया, आकार क्या है, इसको बस द्रव की तरह ही है, आप जिसमें डालिएगा उसका आकार ये धर लेगा। ये बहरूपिया है, ये क्या है, बहरूपिया है, बहरूपिया की तरह ही ये क्या करता है, अपना आकार धारण करते चलता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि द्रव किसको कहते हैं। ठीक है, अब जब इसको ये ज़्यादा जगह छेकेगा, सब इसी का होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके कण जो होंगे वो काफ़ी दूर दूर होगा। कण क्या होगा, दूरी पर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अगर कण दूरी पर है तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच का जो आकर्षण बल होगा, कौन सा बल, आकर्षण जो बल होगा वो कम होगा। आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात समझिए, आप घर से बाहर निकलते हैं मार्केट से, तो आप पर मम्मी पापा का क्या हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है, आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन घरवा रहते हैं तो तनी पूछिएगा, घर से निकलते हैं पर कि जा रहे हैं तो 5 बार पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, है या नहीं है, है। तो वहाँ पर घर पर है तो आकर्षण बल कम है, क्योंकि वहाँ ठोस चीज़, हर चीज़ ठोक ठटा के लतियाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूर चलेंगे, मार्केट में चलेंगे तो कहीं जाके कुछ ही, कहीं भुजिया खा रहे हैं, कहीं चाट खा रहे हैं, कहीं गोलगप्पा लपेट रहे हैं, तो ये सारा चीज़ क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे आकर्षण बल बढ़ेगा। देखो तुम्हारे हमारे बीच भी दूरी बढ़ल है, आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है तो गति क्या होगा, तेज होगा। गति क्या होगा, तेज, यानी गैस के कण जो है बहुत तेज़ी से क्या करेगा, इधर उधर भागेगा। यही वजह है कि आपके घर में जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर जो होता है जैसे ही लीक करता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हमारे घर में सिलेंडर लीक कर रहा है, यानी गैस जो है बाहर निकल रहे हैं। आप तुरंत क्या करते हो, जाके रेगुलेटर वगैरह चेक करते हो, गैस को चेक करते हो कि वास्तव में हमारा ही क्या हो रहा है, सिलेंडर लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके गति क्या होते हैं, तेज होते हैं, तुरंत वायुमंडल में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तुरंत हमारे कमरों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि गैस के जो है गति जो है वो बहुत ही क्या होता है, तेज होता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस के ना तो आकार फिक्स होता है ना तो आयतन फिक्स होता है। इनके कणों के बीच की दूरी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इनके आकर्षण जो बल होता है वो कम होता है, और आकर्षण बल कम होने की वजह से ये सब चक्कर फकड़ ज़्यादा करता है, यानी दूर दूर ये सब फैल जाता है, बहुत दूर दूर भागेगा सब। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्लाज्मा। अगला क्या है, प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा किसको कहेंगे, देखो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है कि जब हम किसी वस्तु को, जैसे मान के चलो कि ठोस चीज़ है, ये क्या है, ठोस चीज़ है, ठीक है, तो इसके अणु जो होंगे वो काफ़ी क्या होगा, पास पास होगा, काफ़ी क्या होगा, पास पास होगा। ठीक है, इसको गर्म कर दे देते हैं, क्या करते हैं, हीट हमने दिया। जब हमने हीट दिया तो ये क्या होंगे, थोड़ा सा इसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ये तरल अवस्था में थोड़ा जाएगा, क्या जाएगा, तरल अवस्था में बनेगा। तो ये इसके कण क्या होंगे, थोड़ा सा दूर दूर होगा। अब इसको और गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, गैस में बनना शुरू हो जाएगा, यानी गैस वाली अवस्था में पहुंचेगा। गैस वाली अवस्था में पहुंचेगा और भी इसके कण दूर हो जाएंगे, और भी इसके कण क्या हो जाए, दूर हो जाए। अभी भी इसको हीट दे रहे हैं, अभी भी इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब अब हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसका जो कण था, कण अब इसका आयनित होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आयनित होने लगेगा। आयनित होने का मतलब है, आयन का मतलब होता है कि उस पर प्लस माइनस का चार्ज, प्लस माइनस का चार्ज होना। ठीक है, तो ये इसका आयन टूटने लगेगा, प्लस माइनस में इसका आयन क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। ठीक है, और ये जो है पूरी तरीक़ा से आयनित हो जाएगा। यानी आप इसको इतनी टेम्परेचर दो, इतनी टेम्परेचर दो कि गैस के बाद ये इसके जो अणु है, इसके जो कण है वो आयनित होने लगे। क्या होने लगे, आयनित होने लगे।
तो यही जो अवस्था हमें मिलता है, यही जो हमें अवस्था मिलते हैं वो अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मा हमें कब मिलेगा, लो टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर? तो हाई टेम्परेचर पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे तारा का जो ईंधन होता है या सूर्य का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? प्लाज्मा के फॉर्म में है। तो वो सारे जो है उनके जो कण हैं वो क्या हो गए हैं? आयनित हो गए हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहा है? इधर उधर चक्कर फक्कर ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, देखते हो कितना टेम्परेचर है, अभी तो गर्मी का दिन है, देख रहे हो सूरज भगवान जो है कितना एकदम बिखियाइल एकदम काट रहे हैं सबको। तो प्लाज्मा क्या है वो भैया? पदार्थ की चौथी अवस्था है, और वो इसके जो होते हैं आयन क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। इसका कण क्या होने लगता है? आयनित होना, यानी आयन टूट टूट के अलग होने लगते हैं। आयन अगर टूट टूट के अलग होगा तो आप आगे चल के पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ये क्या बन जाता है? ये कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक बन जाता है। ये क्या है? चालक है। आपसे पूछा जाए कि क्या प्लाज्मा जो है विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक है, ये विद्युत इसमें लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके खोज किसने किया था, तो विलियम कुक। किसने किया था? विलियम कुक ने किया था। किसने खोज किया था? विलियम कुक। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की खोज किसने किया था? विलियम कुक ने किया था। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। आगे बढ़ें, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्लाज्मा से यही सारे चीज़ पूछे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अलग अलग हो जाएंगे। क्या होगा? अलग अलग टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पर ही मिलेगा, लो टेम्परेचर पर हम लोग को ये मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्लाज्मा से 3 चीज़ों आप याद रखिएगा कि प्लाज्मा की खोज किसने किया? विलियम कुक ने। प्लाज्मा क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, यानी विद्युत का चालक है। इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। प्लाज्मा हमें कब मिलेगा? जब क्या होगा? अत्यधिक ताप होगा। क्या होगा? अत्यधिक ताप होगा। ठीक है, चल, तो ये प्लाज्मा हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसको नोट करते हुए चलिएगा। चल आगे बढ़ें। चल, बोस आइंस्टीन की अगर बात करें तो इसके भी खोजकर्ता पूछ लेता है कि खोज किसने किया। तो आप देख रहे हैं बोस है, बोस है इसका मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, और साथ में आइंस्टीन था। कौन था? आइंस्टीन था। यानी सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने, ये दोनों लोगों ने मिलकर इसकी खोज की थी। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन रिसर्च इस पर चल रहा है। इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं कि खोजकर्ता कौन है, तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन है। उन्हीं के नाम पर आप खोज करते तो आपके नाम पर होता। अगर आपसे पूछा जाए कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, देखिए, जब हम किसी पदार्थ को इतना अधिक ठंडा कर दें, इतनी अधिक ठंडा कर दें, यानी ठंडा करते जाए, इतनी ठंडा कर दें, यानी वो ठंडा हम 0 केल्विन पर ले जाकर करें। किस पर लेकर जा करें? 0 केल्विन पर, या -273 डिग्री सेल्सियस पर। अगर इतनी टेम्परेचर पर ले जाकर हम किसी पदार्थ को अगर ठंडा कर रहे हैं तो जो अवस्था हमें मिलेगा वही अवस्था क्या कहलाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाएगा। बात क्लियर? यानी इसके अणु जो हैं काफ़ी क्या हो जाएंगे? एकदम पास पास आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो है एकदम चिपक जाएगा एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? एकदम चिपक जाएगा। तो ज़रा सोचो कि इसके आयन जो है एकदम चिपक गए, तो हम कह सकते हैं कि तो और भी खतरनाक होगा, यानी ये क्या होगा? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर। ठीक है,
तो आपको इतनी बातें नहीं जानना, इस पर ये रिसर्च की प्रक्रिया है, ठीक है। आपको सीधी सी बातें याद क्या रखना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज किसने किया? सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर किया। अगर इसको हमें प्राप्त करना है तो कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या है? विद्युत का संचालन कर सकता है? कर सकता है। ये सुपर कंडक्टर होगा। सुपर कंडक्टर कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे ट्रांसफार्मर से आप देखते हो कि 440 वोल्ट अगर भेजा जा रहा है तो हमारे घर आते आते 300 वोल्ट हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब सुपर कंडक्टर का खोज हो जाएगा, अभी खोज चल रहा है, अगर खोज हो जाएगा तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजे, जितना वोल्ट भेजा जाएगा वो डायरेक्ट आपके घर पहुंचेगा। यानी 340 वोल्ट भेजा जाएगा तो 340 वोल्ट, 440 भेजा तो 440 वोल्ट आएंगे आपके घर पर डायरेक्ट। बात क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट कीजिए। थोड़ा पानी हमें पीने दीजिए। चलो बच्चा, आगे बढ़ें। चलिए, इजाज़त है। ठीक है, तो ये सारी अवस्था हमारी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ने थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा क्या हुआ? यहाँ पर अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ। हालांकि इसमें अभी और सारी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। तो उसके पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। देखो, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन क्या कर लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस में कंपैरिजन क्या करना है? अगर हम बात करें कि किसकी गति अधिक होगी, गतिज जो होगा वो किसका अधिक होगा, संपीड़न जो होगा वो किसका अधिक और कम होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि आकर्षण जो होगा, आकर्षण बल, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो किसका ज़्यादा और कम होगा, ठीक है। अच्छा, घनत्व की बात करें तो किसका घनत्व? घनत्व का मतलब होता है घनापन। घनत्व का मतलब घनापन। कौन घनापन होगा? बहुत सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रसार या विसरण, विसरण की अगर हम बात करें तो विसरण किसका, यानी सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, ये सारी चीज़ अगर पूछे जाए तो देखो, गति सबसे ज़्यादा कौन करेगा? तो गैस गति करेगा। गैस के बाद कौन करेगा? द्रव करेगा। द्रव के बाद कौन करेगा? ठोस करेगा, ठीक है। संपीड़न यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं? किसको सबसे ज़्यादा हम दबा सकते हैं? ठोस को दबा सकते हो? नहीं, गैस को। आप देखते हो एलपीजी गैस होता है, सीएनजी गैस होता है, ये सारे जो गैस है तो गैस को ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के बाद द्रव को कर सकते हैं और सबसे कम ठोस को करेंगे। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा, उसके बाद द्रव में होगा और उसके बाद गैस में होगा। आप देख पा रहे हो कि हर जगह द्रव बीचे में है, बीच बीचवा का कोई मतलब नहीं है। घनत्व भी, यानी सबसे ज़्यादा घना कौन दिखेगा? ठोस दिखेगा, उसके बाद द्रव दिखेगा और उसके बाद गैस दिखेगा। विसरण की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फैलेगा कौन? तो गैस फैलेगा, उसके बाद द्रव फैलेगा और उसके बाद ही क्या होगा? ठोस फैलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप क्या करोगे? नोट कर लोगे, ठीक है। चलो नोट कीजिए। बच्चा बहुत गर्मी किए हुए है। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए कुछ और पॉइंट पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को बाद में करेंगे। गर्मी काफ़ी की हुई, लाइट भी कटी हुई है, फैन बंद किया हुआ है। चलो इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? मिटा कर चल रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चा, समझिए,
जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या है? अवस्था परिवर्तन। सबसे पहले जानो कि अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें टेम्परेचर, हमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ों की अवस्था नहीं बदलती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ों की अवस्था नहीं बदलती है। ठीक है, तो उसमें या तो हीट हमें देना पड़ेगा या तो हीट उसमें से वापस हमें खींचना पड़ेगा। अगर हम बात करें जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर पिघलाना है तो उसमें आपको हीट देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? हीट। बर्फ़ को आप हथेली पर रखोगे, पिघलना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे शरीर का जो ऊष्मा है वो ऊष्मा किस में चला जाएगा? ट्रांसफ़र होने लगेगा। किस में? बर्फ़ में ट्रांसफ़र। तो बर्फ़ क्या कर रहा है? हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और हमारा शरीर उसको हीट दे रहा है, तो हीट वहाँ दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि पानी से बर्फ़ बनाना है, पानी से क्या बनाना है? बर्फ़ बनाना है। तो पानी से जब आप बर्फ़ बनाते हो तो आप देखते क्या हो कि वहाँ पर हमें हीट को खींचना होता है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ होगा। ठीक है, जब उसको हम खींचते हैं, ठीक है, उसमें से हम वापस हीट को खींच लेते हैं फ्रिज में डालकर, तो वो क्या हो जाता है? बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो हीट की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? हीट के कारण से। यहाँ पर हीट चेंज होते हैं। हीट में क्या होगा? परिवर्तन होगा। हीट क्या होगा? परिवर्तित होगा। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर की, किसकी बात करें? टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो होगा यानी ताप जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि ताप नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी अवस्था में अगर परिवर्तन करना है, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो बर्फ़ से अगर आप पानी बनाओगे तो पानी भी पहले 0 डिग्री सेल्सियस, ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर पहले भी अगर हम बर्फ़ ले लें तो यहाँ पर -4 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो यहाँ हमें 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए, 4 डिग्री सेल्सियस से हमें 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए इसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। इस बर्फ़ को टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर हीट देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो? 0 डिग्री सेल्सियस हो। तो यहाँ देखो, ये तो क्या है? टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से बर्फ़ जो था यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आया। यहाँ हमने टेम्परेचर, यहाँ पर हीट हमने दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो था टेम्परेचर तो बदला है। टेम्परेचर क्या हुआ है? बदला है। हीट हमने दिया तो टेम्परेचर बदला, लेकिन इसकी अवस्था नहीं बदली। इसकी अवस्था नहीं बदली। ये बर्फ़ पहले भी था, अभी भी क्या है? बर्फ़ है। लेकिन अब हमें बर्फ़ से पानी बनाना है। बर्फ़ से क्या बनाना है? पानी। तो डायरेक्ट बर्फ़ तो खोलने नहीं लगेगा, पहले क्या होगा? पिघलेगा। तो बर्फ़ से जब हम पिघला रहे हैं तो इसमें हम हीट देंगे। क्या देंगे? हीट देंगे। तो हीट हम देंगे तो हीट तो चेंज होगा। हीट क्या होगा? चेंज होगा। आपको जितना हीट देना उसके अनुसार दे सकते हो। लेकिन यहाँ टेम्परेचर, बर्फ़ का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। हीट तो परिवर्तित हुआ है लेकिन टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का हमें अगर अवस्था बदलना है, पदार्थ का अगर अवस्था बदलना है तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। टेम्परेचर को क्या रखना होगा? कांस्टेंट रखना होगा। आप हीट टॉपिक में जाओगे फिजिक्स में तो ये चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाऊँगा। चल, तो अब हमें समझना है, ये पॉइंट क्लियर हुए कि हीट परिवर्तित होगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब पदार्थ की अवस्था बदलेगा कैसे? देखो, पहला है कि हम सॉलिड हैं। हम क्या लेते हैं? सॉलिड, यानी ठोस लेते हैं। ठोस से हम बना लेते हैं क्या? तो लिक्विड बना लेते हैं, यानी द्रव बना लेते हैं। लिक्विड से तीसरी अवस्था है गैस। अब ये मत कहना कि सर प्लाज्मा बना के दिखाओ, हम ही प्लाज्मा बन जाएंगे। ठीक है, उतना ये टेम्परेचर में आंधी आ रहा है। ठीक है, पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो समझो, अगर हमें सॉलिड से बनाना है लिक्विड, तो ठोस चीज़ था उसको पिघलाएंगे। क्या करेंगे? पिघलाएंगे।
ठोस को अगर हम पिघला रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारा मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेल्टिंग है। ये क्या है? मेल्टिंग है। ये क्या है? मेल्टिंग है। हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड जो है, सॉलिड से लिक्विड बना है तो ये मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा, यानी कि पिघलना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिघलना। ठीक है। अगर हम बात करें कि लिक्विड से गैस, लिक्विड से क्या बनाते हैं? गैस बनाते हैं। ठीक है। तो लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो वाष्प, लिक्विड गैस कब बनता है? जब वाष्प होता है। पानी को देखो, पानी लिक्विड है, उसको गर्म करते हैं तो वाष्प बनने लगता है, यानी गैस बनने लगता है। तो इवेपोरेशन, हम इसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पन। वाष्पन। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पिघलना। जब हम गैस से सॉलिड बनाते हैं, गैस से क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाते हैं। ठीक है। तो ये कहलाता है डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। क्लियर है बात? ठीक है। चल, अब हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया और गैस से सॉलिड बनाया। तो सॉलिड से लिक्विड कहलाया मेल्टिंग, लिक्विड से गैस कहलाया इवेपोरेशन और गैस से सॉलिड कहलाया डिपोजिशन। ठीक है। अब हम लिक्विड से गैस बनाते हैं। लिक्विड से क्या बनाते हैं? गैस। अगर हम लिक्विड से गैस बना रहे हैं, ठीक है, पहले एक बार हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया तो लिक्विड से अब सॉलिड बनाते हैं। हमने लिक्विड से गैस बनाया तो अब गैस से क्या बनाएंगे? सॉलिड बना लेंगे। ठीक है। सॉलिड से अब हम क्या बना लेंगे? गैस बना लेंगे। ये बात क्लियर है? सॉलिड से अब हम क्या बना लेंगे? गैस बना लेंगे। देखो, अब ये क्या है? लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ को हमें सॉलिड बनाना है, यानी ठोस बनाना है। क्या बनाना है? ठोस बनाना है। ठोस बनाना होगा तो हमें जमाना होगा। क्या करना होगा? जमाना। आप क्या करते हो? दूध को जमाते हो या नहीं जमाते हो? तो दही बन जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं पानी को जमाते हो तो बर्फ बन जाता है। तो पानी को जमाए कब हो? जब उसको फ्रीज में डाले हो। क्या डाले हो? फ्रीज में। तो हम कह सकते हैं कि जब हम फ्रीज में डालते हैं तो ये फ्रीजिंग होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। क्या होता है? जमना। तो लिक्विड से सॉलिड अगर बना रहे हैं तो फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है। सॉलिड से अगर गैस बना रहे हैं, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बना रहे हैं? गैस बना रहे हैं, तो वो कहलाता क्या है? तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? उधर्वपातन। उधर्वपातन। ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? उधर्वपातन। गैस से अगर हम लिक्विड बना रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर वाष्पन बना रहे थे, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन। ठीक है। तो ये 6 जो अवस्थाएं हैं इसको आप क्या करके रखोगे? याद करके रखोगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग कहलाएगा, लिक्विड से गैस बनेगा तो इवेपोरेशन कहलाएगा, और गैस से सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन कहलाएगा। सॉलिड से अगर गैस बना रहे हैं तो सब्लिमेशन है, गैस से अगर लिक्विड बना रहे हैं तो कंडेंसेशन है, और लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं तो फ्रीजिंग है। इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पूछे जाने वाले प्रश्न में सब्लिमेशन से है। किससे है? सब्लिमेशन से। तो सब्लिमेशन के कुछ एग्जाम्पल आप याद रखो। ठीक है। कि सॉलिड से डायरेक्ट जो